नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 62 सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। सिंधी और दिग्विजय सिंह भी शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति के चैम्बर में ये शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज है और ये समारोह 11 बजे होगा और ये समारोह उपराष्ट्रपति के चैम्बर में किया जाएगा। आज पूर्व पीएम देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 62 सांसद शपथ लेंगे। इसी के साथ सिंधिया और दिग्विजय सिंह भी शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण ये शपथ ग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के चैम्बर में किया जाएगा। 20 राज्यों से चुने गए 62 सदस्य आज शपथ ग्रहण करेंगे। इन सदस्यों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर सुमेर सोलंकी शामिल हैं। आपको बता दें कि बाकी के सदस्यों को सदन में सत्र के दौरान शपथ दिलाई जाएगी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि जेडीयू के टिकट पर बिहार के हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा पहुंच चुके हैं। वहीं जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर भी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि राज्यसभा के जो नए सदस्य हैं उनका आज शपथ ग्रहण समारोह है और ये समारोह 11 बजे होगा, जिसमें सिंधिया और दिग्विजय सहित 62 सांसद शपथ लेंगे। कोरोना को देखते हुए ये शपथ ग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के चैम्बर में किया जाएगा। इसी के साथ इस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ ये भी बात सामने आई है कि शपथ ग्रहण करने वाला सदस्य अपने साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति को ला सकता है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही थी वो भी की जाएगी और यहाँ तक ये ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में ना आए। यहाँ तक कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसको लेकर भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मशीनों के द्वारा जैसे कि सबसे फीवर वगैरह चेक करने के बाद ही अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। उसके बाद ही देखना होगा कि किस तरीके से राज्यपाल जो है उनकी जो शपथ ग्रहण है वो करवाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि समर्थनकारी जो ज्यादा संख्या में आए हुए हैं तो उनको बाहर ही रोका जाएगा और जो चुनिंदा लोग हैं या फिर चुनिंदा जो नेता हैं वो ही अंदर जा सकते हैं और उनके दौरान ही इस तरीके की शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, इसके अंदर हर तरीके से देखा जाएगा भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और जहाँ तक कि जो मास्क वगैरह का यूज है वो भी करवाया जाएगा। जी राजीव जी, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों की अभी तक वहां पर अनुमति दी गई है समारोह में शामिल होने के लिए? देखिए, अभी ज्यादा लोगों की परमिशन नहीं मिली है, मगर हाँ इतना जरूर है जो खास जो नेता हैं या फिर जो बड़े नेता हैं उनको ही आने की परमिशन है। और जो कोई इनके जो चुनिंदा नेता हैं या फिर कहीं जो चुनिंदा कार्यकर्ता हैं या अधिकारी हैं वो ही इसके अंदर जा सकते हैं। बाकी जो लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज है और ये शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे होगा। ये समारोह उपराष्ट्रपति के चैम्बर में होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। इस समारोह में
पूर्व पीएम देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 62 सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर सुमेर सोलंकी भी शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू के टिकट पर बिहार से हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से राज्यसभा पहुंच चुके हैं। वहीं जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर भी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आज शपथ लेने वाले हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। इसमें ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। शपथ ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति को ला सकता है। इसी के साथ राजस्थान में सत्ता का संग्राम अभी भी जारी है। ये संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट का एक और कानूनी वार हुआ है। पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को नोटिस भेजा है। मलिंगा ने सचिन पायलट पर बड़ा आरोप लगाया था। 35 करोड़ के ऑफर का ये आरोप लगाया था। मलिंगा ने कहा था कि सचिन पायलट ने उनको भी ऑफर दिया था। ये ऑफर 35 करोड़ का दिया गया था, जिसके बाद ने सचिन पायलट ने उनको नोटिस भेजा है। उन्होंने कानूनी तरीके से गिरिराज सिंह मलिंगा को नोटिस भेजा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां पर अभी भी लगातार सियासत गरमाई हुई है। और इसी बीच सचिन पायलट ने एक नया कानूनी दांव चला है। सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को नोटिस भेजा है, क्योंकि गिरिराज सिंह मलिंगा ने ऐसा कहा था कि सचिन पायलट ने उन्हें भी ऑफर दिया था। यह ऑफर 35 करोड़ रुपए का था, जिसके बाद से सचिन पायलट ने उन पर मानहानि के तहत उनको ये नोटिस भेजा है। राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राजस्थान में दिनों दिन राजनीति में नई बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर कल सुनवाई हो चुकी थी और इस पर जो फैसला था वो 24 जुलाई तक सुरक्षित रखा गया है, जिसके बाद से ये भी माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो पायलट हैं वो अपनी जो अंदर की जो तैयारी है वो अपने आप की जो टीम को मजबूत करें। इस बारे में अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे जयपुर से संवाददाता संदीप अग्रवाल मौजूद हैं। संदीप जी, पायलट ने नोटिस भेज दिया है, अब इसके बाद में क्या कार्रवाई वहां पर की जा रही है? देखिए, मैं बता दूं, जिस प्रकार से सरगर्मियां तेज हो रखी हैं पिछले कुछ दिनों से, कई दिनों से, कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन कई दिनों से लगातार आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक उठापटक जारी है। ऐसे में कल याचिका पर सुनवाई हुई सचिन पायलट के द्वारा जो याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में, उसमें सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट के दोनों के पक्षों के वकीलों ने अपने में तर्क मजबूती से रखे। ऐसे में कल फैसला आना था, क्योंकि कयासी लगा रहे थे कि जल्द ही फैसला आ जाएगा, तो आज अंतरिम अहम फैसला होगा। लेकिन कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है सचिन पायलट के खेमे के लिए। बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि 3 दिन में ये जो पूरी तैयारियां हैं वो अपने स्तर पर तैयारी करेंगे, इंटरनल तैयारी करेंगे, क्योंकि लगातार जो है सरकार गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं सचिन पायलट के खेमे द्वारा। कहीं ना कहीं बातें अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि बीजेपी भी इनमें इन्वॉल्व है। ऐसे में कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विधायक है गिरिराज मलिंगा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था सचिन पायलट के खिलाफ। उन्होंने भी मुझे खरीदने की कोशिश की। मैं उनसे मिलने गया तब 25 से 35 करोड़ रुपए की बात कही। ऐसे में सचिन पायलट ने उनको नोटिस भेजा है, कानूनी दाव खेला एक। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानूनी दाव जो सचिन पायलट ने खेला है वो कहां तक कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि उन्होंने गिरिराज मलिंगा जो विधायक है उनको नोटिस दिया है, मानहानि का नोटिस दिया है, और 35 जो उन्होंने बयान दिया, स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट के खिलाफ, उसके विरोध में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कानूनी दाव से। जी संदीप जी, आपको क्या लगता है कि ये जो गिरिराज सिंह मलिंगा ने इतने दिन बाद में अपनी ये बात कही है कि सचिन पायलट ने उन्हें भी ऑफर दिया था, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि मलिंगा जी ने ये बात बाद में साफ की है? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये लगातार सियासी गर्मागर्मी चल रही है ना, इसके बीच में
कहीं ना कहीं मलिंगा को एक दरकिनार किया गया था। अब ये मान लें कि हाईलाइट होने के लिए, या फिर ये मान लें कि मलिंगा के दिलो दिमाग में फितूर बसा हुआ था कि जब समय आएगा तब ये बात ओपन करें। क्योंकि मैं बता दूं आपको पहले कि एनबी ने साफ दर्शकों को बताया था पहले भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेयरमैन में ये कहा था कि अभी तो पगने खुलने बाकी हैं, अभी इक्का और भी है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती थी उस समय कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास वो एक वीडियो या फिर ये ऑडियो या फिर ऐसे सबूत प्रूफ हैं जो कि साफ साफ साबित करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार जो है बनी हुई है उसको गिराने के लिए बीजेपी और सतीश पायलट का खेमा लगातार प्रयास जारी है। क्योंकि जो 3 ऑडियो वायरल हुए थे फेसबुक के, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का, मावलाल शर्मा का नाम भी आया था, ऐसे में उनके स्टेटमेंट उनके बारे में वायरल वीडियो ऑडियो के बारे में पूछने पर उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा था अभी इक्का बाकी है और अभी पन्ने खुलने बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि गिरिराज मलिंगा जो विधायक है, अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हालांकि इसकी तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये बात सही है कि गिरिराज मलिंगा का स्टेटमेंट जो दिया है वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि जो आपसी तकरार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है राजस्थान में, और कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी आगे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज की सरकार को कहीं ना कहीं आ सकती है। जी संदीप जी, सचिन पायलट ने जो नोटिस लिया है उसको लेकर क्या गिरिराज सिंह मलिंगा जी की तरफ से कोई बात सामने आ रही है? उन्होंने कोई बयान दिया है या फिर कांग्रेस ने कोई बयान दिया है इस पर? देखिए, जो नोटिस की बात ये है कि जो बयानबाजी के नोटिस जो दिए गए हैं सचिन पायलट द्वारा, वो बात कही है उनके ऑफिशियली जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके द्वारा उनमें एक मैसेज आया है और उनके द्वारा उन्हें साफ कर दिया कि जल्द ही देंगे। लेकिन हालांकि नोटिस अभी तक दिए नहीं गए हैं, लेकिन नोटिस देने की बात कही है। उन्होंने सचिन पायलट ने अपने जो वकील हैं उनको भी ये निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द मलिंगा को नोटिस दिया जाए, बाहर निकाले, और जवाब पूछा जाए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिए, किस तथ्य के आधार पर दिए। ऐसे में मलिंगा से मीडिया ने खूब कोशिश की बात करने की, लेकिन मलिंगा है कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। अब देखने वाली बात यह है क्योंकि आज का दिन अहम है। अहम इसलिए है कि सारा मीडिया जो है राजनीति के लिए इनकी मोहलत मिल चुकी है सचिन पायलट खेमे को, और फैसला सुरक्षित रखा हाई कोर्ट ने। तो आज के दिन और 23-24 जुलाई तक लगातार मीडिया इनके संपर्क में रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि शाम तक या दोपहर तक कब तक कोई फैसला या कोई स्टेटमेंट मलिंगा जी द्वारा आए इसमें नोटिस पर। जी हमारे साथ इस वक्त भरत खोजी पायलट गुट से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि इस बारे में वो क्या और बात रखते हैं अपनी। भरत जी, जिस तरीके से अभी ये जो राजनीति चल रही है राजस्थान में, और अभी पायलट जी ने भी मलिंगा जी को जो ये नोटिस दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखो, अभी जो घटना है उसमें गहलोत साहब ने कहीं ना कहीं कुछ विधायकों को प्रलोभन दिया है। किसी को मंत्री पद का दिया है, किसी को किसी बोर्ड में कुछ पद देने का दिया है। तो उसमें लगता है मलिंगा जी को कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया गया है पायलट साहब की छवि खराब करने के लिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए। उससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार अभी अल्पमत में है। बौखलाहट में ऐसे प्रलोभन दे दे के लोगों से स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं, जब मलिंगा जी 1 महीने पहले ये कह रहे हैं मुझे कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है, ना मेरी किसी से बात हुई है। 1 महीने बाद वो कह रहे हैं मेरी 6 महीने पहले बात हुई थी, प्रलोभन दिया गया है। ये तो लोगों के सामने सब कुछ साफ जाहिर हो रहा है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। जी, तो क्या अभी ये जो बाद में जितनी भी ये जो बयानबाजी सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि ये कब तक आखिरकार जारी रहेगी? गहलोत सरकार तक जाएगी। अब 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो भी है, जितने दिन सामने बच रहे हैं, जो कानूनी पचड़ा साफ हो जाएगा उसके बाद ये सब चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी, 24 तारीख को फैसला आने वाला है। आपको क्या लगता है कि फैसला किसके पक्ष में होगा? ये तो मैडम 100% सत्य के साथ है। पायलट साहब के पक्ष में फैसला आना है, क्योंकि सत्यता यही है। ये तो मेरे जैसे बिना कानून के जानकार लोग ये कह रहे हैं कि ये नियम के विरुद्ध नोटिस दिए गए हैं, तो जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं भाई ये नोटिस दे ही नहीं सकते, इन्होंने इलीगल नोटिस दिया है। तो ये तो 100% कोर्ट फिर जनता के हिसाब से फैसला देगी ना, फिर इसमें तो दोहरा ही नहीं है किसी को। संदीप जी, आपका एक बात आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि वहां पर किसी और तरीके की अपडेट आ रही है? देखिए, जिस प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो हैं वो जयपुर में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपीलें ये भी लगी हुई है कि वो अपने निवास स्थान पर आ सकते हैं स्वरित पे। तो इस समय मीडिया सारा उनके निवास स्थान के आसपास ही है, उनके कार्यालय से संपर्क साध रहा है। ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही है कोर्ट द्वारा कि कोर्ट के फैसले को लेकर जो करने में प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी मैं बता दूं जो पायलट साहब के ग्रुप के थे भरत खोजी, उन्होंने बताया कि ये तो कानून के जानकार बताएंगे किसके पक्ष में फैसला आएगा। तो मैं पूरा ये क्लियर कर दूं कि फैसला न्यायपालिका अपने न्याय के आधार पर देगी, ना कि किसी के दबाव से या महामनुआ से देगी। ऐसे में
जो भी न्यायपालिका उचित लगेगा वो उस फैसले पे अड़िग रहेगी। और जो न्यायमूर्ति जो है, डबल बेंच की सुनवाई हो रही है, वो बहुत बड़ी बात है, हाई कोर्ट की डबल बेंच सुनवाई करना, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण है, राजनीति की बहुत बड़ी ये एक न्याय या ये कहें कि कानूनी डाउटेज है, जिसमें कहीं ना कहीं न्यायाधीश की भूमिका अहम रह सकती है। क्योंकि अगर हल्का सा भी न्यायाधीश जो फैसला देंगे उनमें किंतु परंतु होता है, हल्का सा भी उत्सुक होती है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जी संदीप जी, आपका बहुत धन्यवाद। और भरत जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। लगातार अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उनकी सरकार अल्पमत है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? मैडम, सच्चाई तो पूरी दुनिया जान रही है। जब पायलट साहब के पास उन्होंने 19 एमएलए को नोटिस दे दिया, प्लस 3 एमएलए निर्दलीय उनके साथ बैठे हैं, प्लस गिरधारी लाल जी जो साफ कह चुके मेरे को कोई दुनिया की करेंसी नहीं है जो मुझे खरीद सकती है, तो ये 24 एमएलए सचिन पायलट के साथ बैठे हैं। मास्टर भंवरलाल जी, मेघवाल जी अभी झूला झूल रहे हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, तो वो वोट कर नहीं सकते। सीपी जोशी जी वोट डाल नहीं सकते। प्लस 10 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने सेंध मार दी। और अभी पिछले 2 दिन से रुझान आ रहे हैं कि जो 10 एमएलए पायलट गुट के गहलोत गुट में बैठे थे, उन्होंने बड़ी सेंध लगा के 10 एमएलए और तोड़ लिए। तो वो आज कल आया था न्यूज में कि वो नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और हाला कमान से कभी भी मिलेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने 20 एमएलए ने कल स्टेटमेंट दिया वहाँ पे होटल में कि हम नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं, पार्टी के साथ हैं पर नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि गहलोत साहब के पास अगर बहुमत होता तो वो इतने बौखलाहट में स्टेटमेंट नहीं देते। भरत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ दिलीप अग्रवाल जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, जिस तरीके से ये जो बातें चल रही हैं, सामने आ रही हैं कि लोग नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, नेतृत्व परिवर्तन तो राजस्थान का तो बढ़िया हाथों में है, गहलोत साहब के हाथों में। और जो सारे विधायक हैं उन्होंने सबने चुन के 2018 के अंदर गहलोत साहब को विधायक बनाया था जी। हाँ, मानते हैं सेंटर से कुछ इंटरफेयर हुआ था, लेकिन उन्होंने सबने सहमति जता दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल राजस्थान का जो भविष्य है वो गहलोत के हाथों में सुरक्षित है। गहलोत साहब हमारे काफी अच्छे काम भी कर रहे हैं, बढ़िया उन्होंने काम कराए। लॉकडाउन की ऐसी स्थिति के अंदर कोई नया नेता अगर सामने होता जी जी तो ये शायद जो आज कोरोना जो कंट्रोल में है राजस्थान में वो शायद नहीं होता, इससे कुछ मतलब ज्यादा ही कोरोना यहाँ पे होता। जी दिलीप जी, लेकिन सचिन पायलट जी का तो यही कहना है कि उन्होंने मतलब उन्हें कोई काम नहीं करने दिया गया, इसकी वजह से उन्होंने ये रुख अपनाया है। नहीं मैडम, काम तो आराम से फ्री हैंड से काम कर रहे थे, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं थी। लेकिन जब मतलब कि इनको सबसे मोटी चाह सचिन पायलट जी को ये मुख्यमंत्री पद की लगी हुई थी। आज की स्थिति ऐसी थी, एक अनुभवी नेता इस राजस्थान के अंदर इतना बड़ा क्षेत्र है, एक अनुभवी नेता जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हमारे गहलोत साहब, उनके हाथों में है। तब ये ऐसी विषम परिस्थितियों में भी इसको मैनेज कर रखा है। और किसी नए युवा नेता को अगर सामने प्रमोट करते या सामने लाते तो स्थिति मैडम इससे मतलब खतरनाक होती, अच्छी नहीं होती। अच्छा, तो यानी कि आपको ये लगता है कि अगर सचिन पायलट जी अगर मुख्यमंत्री बनते तो स्थिति खतरनाक हो जाती। भरत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? भरत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी, इसी के साथ में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी भी सियासी घमासान लगातार जारी है। इसको लेकर नए बयान सामने आ रहे हैं, नई बातें खुलकर सामने आ रही हैं। यूपी के गाजियाबाद पत्रकार हत्या का ये मामला है। मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोमवार को बदमाशों ने पत्रकार के सिर में गोली मारी थी। यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर है यूपी के गाजियाबाद से। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्रकार के जो परिवार के लोग हैं वो इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सोमवार को बदमाशों ने पत्रकार के सिर में गोली मार दी थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और इसी मामले में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
आपको बता दें कि पत्रकार ने अपनी भांजी के साथ अभद्र टिप्पणी को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद जिन लोगों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई थी उन्होंने पत्रकार पर हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवार की रात को जब वो अपनी बेटियों के साथ में जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले में और जानकारी के लिए। प्रदीप जी, इस बारे में वहां पर क्या माहौल है अभी और क्या नई जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2 दिन पूर्व पत्रकार विक्रम जोशी जी हैं, जो विजयनगर के रहने वाले हैं, प्रताप बिहार के। उनके ऊपर एक हमला किया गया था, जिसमें उनके सर में गोली लगी हुई थी और गंभीर हालत में यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार चल रहा था। और आज सुबह के वक्त जो है उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। पत्रकार में शोक की लहर है और बहुत बड़ी एक क्षति है गाजियाबाद के लिए। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विक्रम जोशी की मौत जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के गई है गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के लिए, कि समय रहते अगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई होती तो आज विक्रम जोशी हम लोगों के बीच में होते। जी प्रदीप जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, कभी छेड़खानी का मामला हुआ तो कभी पुलिस प्रशासन पर गोलीबारी का हुआ और अब पत्रकार की मौत, तो क्या लगता है कि वहां की जो सरकार है या फिर वहां की जो पुलिस है वो क्या कर रही है उसमें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं कानून व्यवस्था के, वो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। कहीं पर किसी का नियंत्रण नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन रोजाना कहीं न कहीं ऐसी अप्रिय घटना सुनने को मिलती है, जिसमें कि गुंजाइश होती है कि अगर काश पहले से अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा देखने को नहीं मिलता या इस तरीके से नहीं होता। पुलिस पर चाहे वो फायरिंग हो, चाहे वो पत्रकार पे हमला हो, चाहे वो आम पब्लिक लूटा हो या मर्डर किया हो, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं, जो जनता या देश की दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसे कोई जानता भी नहीं है और वो हाईलाइट भी नहीं हो पाते हैं और लोगों के नजरों में नहीं आ पाते हैं। ऐसे आंकड़ों को पुलिस के द्वारा दबाया जाता है कि हमारे यहाँ जो ग्राफ है अपराध का वो कम हो गया है, लूट है, मर्डर है, डकैती है, हत्या है, रेप है, ऐसे मामले जो है कम हो गए हैं। लेकिन कम नहीं होते हैं। उनका रीजन होता है कि उन मामलों को दबा दिया जाता है, लोगों तक नहीं जाने दिया जाता है और वो लोअर क्लास के होते हैं या उस कैटेगरी से आते हैं जहां मीडिया भी नहीं पहुंच पाती है उनके पास तक। कि ये जो जितने भी मामले, इतने ज्यादा बदमाशों के जो हौसले बुलंद है वो कहीं ना कहीं पुलिस की वजह से ही है, क्योंकि पुलिस मामलों को दबा के रखती है। तो क्या आपको लगता है कि यूपी की जो सरकार है वो इसके लिए आगे कोई बड़ा कदम उठा रही है या फिर वो भी ऐसी पुलिस की तरह सोई हुई है? जी, ये भी जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली एनसीआर की जगह है, ये जहाँ नोएडा और गाजियाबाद जनपद आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जिलों में से आते हैं ये नोएडा और गाजियाबाद। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी चाहता है कि मेरी पोस्टिंग नोएडा और गाजियाबाद में हो। उसका रीजन ये है कि यहाँ जो क्राइम बढ़ रहा है या जो इस पर आज की डेट में देखा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पोस्टिंग जी, पैसे को लेकर पोस्टिंग कराना, ठीक है। और जो पैसे दे के आएगा पोस्टिंग कराने के लिए, उसे रिकवरी करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वही रिकवरी जो है अपराध और इस तरीके की अनियमितताओं को बढ़ावा देती है। जी, यानी कि प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि जिस तरीके से यूपी में जो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और पुलिस भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कल देर शाम श्री अनिकेत जोशी ने पुलिस को अवगत कराया था कि उनके भाई विक्रम जोशी, जो कि जनसागर टुडे में बतौर पत्रकार कार्य करते हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की आईपीसी अंतर्गत धारा 307, 506 में
और वहीं तुरंत 6 टीमें गठित करके आरोपियों की धरपकड़ की गई है। इसी क्रम में अब तक 9 अपराधियों को हम लोग पकड़ चुके हैं, जिनके पास से इस घटना में प्रयुक्त नाजायज असला जो है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इन 9 अभियुक्तों के नाम रवि, छोटू, मोहित, दलवीर, आकाश, शाकिर, योगेश, अभिषेक और एक अन्य अभिषेक है। वहीं इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।